क्वेश्चन नंबर 5 का सी देखते हैं। वाइल कंडक्टिंग, जब कंडक्ट कर रहे थे ऑडिट पीडीपी लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसने पता लगाया कि इनकन्सिस्टेंसीज अप्लाइड की जा रही है एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर टू द फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑफ द पीडीपी लिमिटेड। कैन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्या ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन्वेस्टिगेट कर सकता है रिजल्ट ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर ड्यूली परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 520 के हिसाब से डिस्कस करके बताइए। इफ़ अगर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म की गई थी अकॉर्डिंग टू द ऐसे 520 के हिसाब से, तो आइडेंटिफाई फ्लक्चुएशंस, उसके अंदर आइडेंटिफाइड किया गया था फ्लक्चुएशंस या तो रिलेशनशिप दैट, मतलब 520 लगा के हम क्या देखते हैं कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है, और फ्लक्चुएशन या तो रिलेशनशिप बताते हैं हम लोग, रिलेशनशिप हमको पता पड़ पाती है कि क्या रिलेशनशिप बैठ रहा है दोनों के बीच में, दैट आर इनकन्सिस्टेंट, अगर इनकन्सिस्टेंसी निकलती है ये दोनों लगाकर, फ्लक्चुएशन देखकर या रिलेशनशिप देखकर अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी मिलती है विद द अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस, या तो डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, जो एक्सपेक्ट की जा रही थी वैल्यू कितनी हो सकती है करंट ईयर के अंदर, उससे अगर एक्सपेक्टेशन से डिफर को जाता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट निकलती है इस डिफरेंस की, द ऑडिटर शेल इन्वेस्टिगेट, ऑडिटर इस केस के अंदर फिर इन्वेस्टिगेट करेगा। कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा, नीचे दिए गए डिफरेंट टाइप से इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से एंड ऑब्टेन करेगा अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मैनेजमेंट को पूछेगा कि ये क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है, एंड ऑब्टेन करेगा मतलब लेगा क्या, अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा। रिलेवेंट टू द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स से जो रिलेवेंट करेगा, मतलब मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो मैनेजमेंट अपना ऑडिट एविडेंस के तौर पे एविडेंस देकर बता भी रहा है। ऑडिट एविडेंस रिलेवेंट टू द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स में बी ऑब्टेन्ड, ये जो भी ऑडिट एविडेंस रिलेवेंट होता है मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स से, ये ऑडिटर को ऑब्टेन करना है और फिर उसके बाद उसको इवेल्युएट करना है। टू दोज responses taken into accounts the auditor understanding of the entities and उसका environment, इससे ऑडिटर क्या समझेगा, एंटिटी और उसका environment समझेगा। एंड विद द अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, जो अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए गए उसने जब वो ऑडिट कर रहा था उस दौरान में, उससे भी वो क्या करेगा, मैनेजमेंट के इंक्वायरी के साथ मैच करेगा और देखेगा क्या सही है ना। परफॉर्मेंस अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस, अदर ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करेगा जब भी ज़रूरत पड़ती है तब। द नीड टू परफॉर्म द अदर ऑडिट प्रोसीजर, जो ज़रूरत है अदर ऑडिट प्रोसीजर की वो अराइज होती है जब मैनेजमेंट अनएबल टू प्रोवाइड, मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है एक्सप्लेनेशंस, या तो एक्सप्लेनेशंस टुगेदर विद द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन रिलेवेंट टू द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स इज़ नॉट कंसिडर्ड एडिक्वेट। जब भी मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है या जो मैनेजमेंट ने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया है वो उसके ऑडिट एविडेंस से मिल नहीं रहा है, एडिक्वेट नहीं है तब। उसके बाद देखते हैं डी, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन, ऑडिटर डिटरमाइन करता है फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दोज चार्ज विद द गवर्नेंस, जो भी उसने कम्युनिकेट किया है दोज चार्ज विद द गवर्नेंस से, दोज मैटर्स, जो भी मैटर्स रिक्वायर्ड है सिग्निफिकेंट टू द ऑडिटर अटेंशन इन परफॉर्मिंग द ऑडिट, जो भी मैटर्स जो कि ऑडिट को करने के लिए सिग्निफिकेंट रही है वो सब वो कम्युनिकेट करेगा किसको, दोज चार्ज विद द गवर्नेंस को। इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशंस, जब ये डिटर्मिनेशंस किया जा रहा है तब एक्सप्लेन द एरियाज़ ऑफ द कंसर्न, कौन से एरियाज़ ऑफ द कंसर्न ऑडिटर को अकाउंट में लेने पड़ेंगे इस कम्युनिकेशंस के अंदर। आंसर देखते हैं। द ऑडिटर शैल डिटरमाइन from the matters communicated with those charged with the governance, those matters that require the significant audit attention, जिसके अंदर significant audit attention required होता है वो matters in performing the audit, जब वो audit perform कर रहा था तब। in making this determination, जब ये determination लिया जा रहा है तो auditor shall take into account the following, ये चीज़ों जो नीचे दी गई चीज़ें उसको consider करना पड़ेगा। एरियाज़ ऑफ द हाई असेस रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ऐसे एरियाज जहाँ पर हाई रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट असेस किया जा रहा है, मतलब हो सकता है वहाँ पर हाई रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं या असेस किया गया है, या सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 315, जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड किया जा रहा है इन अकॉर्डेंस विद द 315, वो भी यहाँ पर ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा किसको, दोस्त चार्ज विद द गवर्नेंस को। सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू द एरियाज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इन्वॉल्व्स द सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट जहाँ पर सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट उस एरियाज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जहाँ पर सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट का जजमेंट लगा हुआ है, यानी कि सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट का जजमेंट जहाँ पर लगा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के अंदर, वहाँ पर ऑडिटर अपना जजमेंट लगा कर देखेगा कि ये जो जजमेंट मैनेजमेंट ने लगाया ये सही है या नहीं है। इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज हैविंग द हायर एस्टिमेट अनसर्टेनिटी, जहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर ये चीज़ें लगाई जाती है। द इफेक्ट्स ऑन द ऑडिट ऑफ द सिग्निफिकेंट इवेंट्स या द ट्रांजेक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड,
क्या इफ़ेक्ट आएगी इस सिग्निफिकेंट इवेंट्स की ऑडिट पे, या तो जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स हैं ऑडिट पे उसकी क्या इफ़ेक्ट आएगी, जो कि ऑडिट किया जा रहा है जिस पीरियड का, उस पीरियड के ऑडिट पे क्या इफ़ेक्ट आएगी वो भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है और उसको भी कम्युनिकेट किया जाता है किसको, दो स्टैट्यूटरी गवर्नेंस को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए, CAZ अपॉइंट किया जा रहा है एज एन ऑडिटर ऑफ द चाणक्य ओपन यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी का ऑडिटर वो बना है, विच ऑफर्स हायर लर्निंग, जहाँ पर हायर लर्निंग एजुकेशनल कोर्स दिया जाता है थ्रू द डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन, डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन के थ्रू ये प्रोवाइड किया जाता है। डिस्कस 4 स्टेप्स इन्वॉल्व, 4 स्टेप बताइए ऑडिट के अंदर ऑफ द अदर रिसिप्ट ग्रांट्स एंड द डोनेशन रिसीव्ड बाय द यूनिवर्सिटी, जो भी अदर रिसिप्ट ग्रांट एंड डोनेशन से रिसीव्ड हो रही है यूनिवर्सिटी को, उसका कैसे ऑडिट किया जाएगा, उसके 4 स्टेप्स बताइए यहाँ पर। आंसर देखते हैं। ऑडिट ऑफ द अदर ग्रांट रिसिप्ट्स एंड द डोनेशंस बाय द CAZ वुड इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, ये 4 स्टेप्स उसको इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। पहला, वेरीफाई करना पड़ेगा रेंटल इनकम फ्रॉम द लैंड प्रॉपर्टी विद द रेंटल रोल्स एक्सेट्रा, जो रेंटल इनकम लैंड प्रॉपर्टी से आ रही है यूनिवर्सिटी के पास विद द रेंट रोल, कितना रेंट रोल है उसके अंदर, उसको वेरीफाइड करना पड़ेगा। मतलब जिस कमरे का जितना भाड़ा आ रहा है या जिस प्रॉपर्टी का जितना भाड़ा आ रहा है इतना ही भाड़ा यहाँ पर दिखाया गया है ना, वो सब वेरीफाइड करना पड़ेगा उसको। वाउचर, वाउच द इनवॉइस, वाउच द इनकम फ्रॉम द एंडोमेंट एंड द लेगेसीज, जो भी एंडोमेंट एंड लेगेसीज से जो भी इनकम आ रही है उसको भी वाउच करना पड़ेगा। एज वेल एज जो भी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की इनकम आ रही है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। ऑल्सो इंस्पेक्ट द सिक्योरिटीज़ इन रेस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो भी सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट के तौर पे है उसको भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वाउच करना पड़ेगा उसको। वेरीफाइड करना पड़ेगा अगर कोई गवर्नमेंट या तो लोकल अथॉरिटी से ग्रांट मिलती है तो विद द मेमो ऑफ द ग्रांट, मेमो भी देखना पड़ेगा ग्रांट का कि कितनी मिली है उसको। इफ़ एनी एक्सपेंसेस हैज़ बीन डिसअलाउड फॉर द पर्पज़ ऑफ द ग्रांट, अगर कोई एक्सपेंसेस डिसअलाउड किया गया है ग्रांट पर्पज़ के लिए, एज सर्टेन करना है रीज़न देयर ऑफ, तो रीज़न देखना है कि क्यों उसको उस एक्सपेंस को डिसअलाउड किया गया है, उसका रीजंस देखना है हमको। और में देखते हैं, ऑन 1 मई 2022 NGO हैज़ बिन फाउंडेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिज़ास्टर रिलीफ रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एक NGO है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिज़ास्टर रिलीफ देना, जो कि रजिस्टर्ड किया गया अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। इन एडिशन टू द कॉर्पोरस कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरस कंट्रीब्यूशंस के अलावा भी सब्सटेंटियल फॉरेन कंट्रीब्यूशंस आल्सो हैव बीन रिसीव्ड बाय द NGO, सब्सटेंटियल फॉरेन कंट्रीब्यूशंस भी रिसीव्ड हो रहा है, मतलब बाहर से भी पैसा आ रहा है NGO के पास। यू हैव बीन अपॉइंटेड, हमको अपॉइंट किया गया एज अ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द NGO फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। जब प्लान किया जा रहा है ऑडिट ऑफ द NGO तो पॉइंट कौन से फोकस में रखने पड़ेंगे, मेंशन करके बताइए 4 पॉइंट। वाइल प्लानिंग द ऑडिट, जब हम लोग प्लान कर रहे हैं ऑडिट, द ऑडिटर मे कंसंट्रेट ऑन द फॉलोइंग, ऑडिटर को नीचे दिए गए मुद्दों पर जोर नाकना पड़ेगा। नॉलेज ऑफ द NGO's वर्क, NGO कैसे वर्क करता है उसका नॉलेज होना चाहिए, उसका क्या मिशन है, क्या विजन है, एरियाज़ कौन से हैं जहाँ पर वो ऑपरेट कर रहा है, एंड एनवायरनमेंट कैसा है उसका ऑपरेशंस का। अपडेटिंग द नॉलेज ऑफ द रिलेवेंट स्टैट्यूज स्पेशली विद रिगार्ड्स टू द रीसेंट अमेंडमेंट सर्कुलर्स, judicial decisions via the foreign contribution regulations laws, societal regulation act 1860, income tax act 1961 etc. and the rules related to the statutes। मतलब उसको अपडेट रहना पड़ेगा, नॉलेज रखना पड़ेगा स्टैट्यूज़ का, जो भी ये दिए गए हैं ये सब का, ये सब एक्ट दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं उसका। रिव्यूइंग द लीगल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन सबको भी उसको रिव्यू करना पड़ेगा, क्या लीगल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशंस का, MOA देखना पड़ेगा, AOA देखना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन देखना पड़ेंगे। रिव्यू करना पड़ेगा NGO's ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, NGO का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देखना पड़ेगा, कौन किस पोजीशन पे, किसको क्या वर्क दिया गया है, किसको क्या अथॉरिटी दी गई है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की गई है, वो सब देखना पड़ेगा। देन द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल्स देखने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स की गाइडलाइंस देखनी पड़ेगी, फंडिंग एजेंसीज रिक्वायरमेंट एंड द फॉर्मेट्स, फंडिंग एजेंसीज क्या फॉर्मेट और क्या रिक्वायरमेंट पर अकाउंट्स मांग रही है वो सब यहाँ पर देखना पड़ेगा, उनकी क्या रिक्वायरमेंट फॉर्मेट है वो यहाँ पर सब देखना पड़ेगा। बजटिंग पॉलिसीज़ अगर कोई होती है तो वो भी देखनी पड़ेगी, रिव्यू करनी पड़ेगी। एग्जामिन करना पड़ेगा मिनट्स ऑफ द बोर्ड, मैनेजिंग कमिटिंग governing bodies, management and the committees thereof to ascertain the impact of any decisions on the financial record।
उनकी जो मिनट्स होती है, बोर्ड मीटिंग्स हो गए या तो मैनेजिंग कमिटीज़ की हो गई, गवर्निंग बॉडीज़ की, ये सब की जो भी कमिटीज़ बिठाई गई होती है, उनकी जो भी मिनट्स होती है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, उसको भी एग्जामिन करना पड़ेगा, ताकि हमको ये पता लगा पाए कि डिसीजन जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे आ रहा है वो कैसा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्टडी दी अकाउंटिंग सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा, प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल्स एंड द इंटरनल चेक्स एग्जिस्टिंग फॉर द NGOs एंड वेरीफाई दर एप्लीकेबिलिटीज़। ये सब चीज़ों को हमको स्टडी करना पड़ेगा। सेटिंग ऑफ द मटीरियलिटी लेवल ऑफ द ऑडिट पर्पस, मटीरियलिटी लेवल को भी सेट करना पड़ेगा ऑडिट पर्पस के लिए। उसके बाद द नेचर एंड द टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट, किस नेचर में और कितने समय पे हम लोग रिपोर्ट देंगे, कितने टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट और दी अदर कम्युनिकेशन, और कब कब हम लोग अदर कम्युनिकेशंस करेंगे, किसके साथ करना होता है, मैनेजमेंट के साथ, दूसरे एडविद गवर्नेंस के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ इंक्वायरी करनी होती है, ये सब कब हम लोग करेंगे, उसका नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट्स या तो अदर कम्युनिकेशंस हमको डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पर। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सपर्ट, क्या एक्सपर्ट को लाने की ज़रूरत है, एंड देयर रिपोर्ट्स, और उनकी रिपोर्ट्स बनवाने की ज़रूरत है, ये सब हमको चेक करना। भी देखते हैं मेंशन एनी 4 फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड, 4 फैक्टर बताइए जिसको हमको कंसिडर करना पड़ेगा जब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं एक्सटेंट ऑफ द चेकिंग, कितने एक्सटेंट तक हम लोग चेकिंग करेंगे सैम्पल प्लान के अंदर। फैक्टर जिसको हमको कंसिडर करना पड़ेगा जब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं एक्सटेंट ऑफ द चेकिंग ऑन द सैम्पल प्लान, वो हमको नीचे दिए गए हैं। कौन से फैक्टर है, पहले देखना पड़ेगा साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर द ऑडिट, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो देखना पड़ेगा। स्टेट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, उसके इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं। एडिक्वेसी एंड द रिलायबिलिटीज़ ऑफ द बुक्स एंड द रिकॉर्ड्स, कितने एडिक्वेटली बनाए गए हैं एंड कितने रिलायबल हैं उसके बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। टॉलरेबल एरर्स रेंज, कितनी रेंज तक, कितनी एरर्स को हम लोग टॉलरेट करेंगे, मतलब हम लोग सहन करेंगे, कितनी एरर्स होगी तो चलेगा, कोई बात नहीं। डिग्री ऑफ द डिज़ायर्ड कॉन्फिडेंस, डिग्री ऑफ द डिज़ायर्ड कॉन्फिडेंस, कितना डिज़ायर कॉन्फिडेंस रखना है उनके जो भी बुक्स है, जो भी रिकॉर्ड्स है उसके ऊपर, जो भी वो लोग बता रहे हैं, जो भी वो लोग दे रहे हैं हमको उसके ऊपर। An auditing firm should monitor compliance with the quality control policies and the procedure. डिस्कस करके बताइए पर्पस ऑफ दिस। द पर्पस, क्यों हम लोग मॉनिटर करते हैं कंप्लायंस विद द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स, इज़ टू प्रोवाइड द इवेल्यूएटिंग ऑफ, यहाँ पर हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग इवेल्यूएट कर पाएँ नीचे दी गई चीज़ों को। एडहरेंस टू द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड द रेगुलेटरी एंड द लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब फुलफ़िल कर पाए हम लोग क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट को, जो भी रेगुलेटर एंड लीगल रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग फुलफ़िल कर पाएँ, उसको हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को भी एडहरेंस कर पाएँ, मतलब इन सब की देखते हुए, इन सबको फुलफ़िल करते हुए, इनका कंप्लायंस करते हुए हम लोग वर्क कर पाएँ, इसलिए हमको ये करना पड़ता है। वेदर द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हैज़ बीन अप्रोप्रिएटली डिज़ाइन, क्या क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को अप्रोप्रिएटली डिज़ाइन किया गया है, क्या वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एंड वेदर द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर हैव बीन अप्रोप्रिएटली applied so that the reports that are issued by the firms or the engagement partners are appropriate in these circumstances, क्या जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर्स है उसको अप्रोप्रिएटली अप्लाइड किया गया है ताकि हम लोग रिपोर्ट जो इश्यूड कर रहे हैं, कौन इश्यू करेगा, फर्म करेगी या तो एंगेजमेंट पार्टनर करेगा, वो अप्रोप्रिएट रहेगी किस सर्कमस्टेंसेस में, मतलब इस सर्कमस्टेंसेस में ये रिपोर्ट देनी है, इस सर्कमस्टेंसेस में ये रिपोर्ट देनी है, वो भी हमको पता लग पाएगा। जैसे कि मॉडिफाइड देनी है, क्वालिफाइड देनी है, अनमॉडिफाइड देनी है, क्या रिपोर्ट देनी है, डिस्क्लेमर देना है, क्या देना है, तो वो यहाँ पर हमको सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से पता लग पाएगा। मेंशन एनी 3 एक्सपेंसेस विच आर रेवेन्यू इन द नेचर, कोई भी 3 एक्सपेंसेस बताइए जो रेवेन्यू नेचर के हैं लेकिन उसको कैपिटल में डाल दिया जा सकता है, क्वालिफाइड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। मतलब कि हो सकता है लोगों की भूल हो जाए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन उसको पहली बार देखने के तौर पे उसको रेवेन्यू माना जा सकता है, ऐसी कोई भूल हो सकती है। तो वैसे 3 एक्सपेंसेस बताइए। तो सर्टेन रेवेन्यू एक्सपेंसेस, थोड़े रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि क्वालिफाइड करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर में नाखना होता है। कौन से हैं वो? वेजेस ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी, जब भी आप इंस्टॉल कर रहे हो मशीनरी को, जब भी आप इंस्टॉल कर रहे हो मशीनरी को, तो उसके ऊपर की जो भी वेजेस आप पे कर रहे हो तो वो किस में आएगी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगी, वो कैपिटल नेचर का है। लीगल एक्सपेंसेस इन द परचेज ऑफ द लैंड एंड द बिल्डिंग, लीगल एक्सपेंसेस किसके लिए, परचेज करने के लिए, लैंड एंड द बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की गई है, उसका जो भी लीगल एक्सपेंसेस किया जा रहा है उसको भी हम लोग कैपिटल नेचर में मानते हैं। फ्रेट इनवर्ड ऑन द परचेज ऑफ द असेट, जो भी फ्रेट पे किया गया है असेट को परचेज करने के लिए, वो भी किस में आता है, तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, जिसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है ट्रीट कर दिया हो फाइनेंशियल अकाउंट जब हम लोग ऑडिट कर रहे हैं उसके अंदर।